अब तक हमने थोड़ा जो पढ़ा है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा है। अब हम ऑप एम्प के बारे में आते हैं। ऑप एम्प के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर, गेन और ये सब चीज़ थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ऑप एम्प का भी आपको। उसके बाद आता है बायस एंड ऑफसेट। बायस एंड ऑफसेट की हम बात कर चुके हैं, डिफरेंशियल के लिए बात की, इसका मतलब यहाँ के लिए भी सेम ही है। ठीक है, तो बायस एंड ऑफसेट की जब हम बात करते हैं तो बायस या ऑफसेट दोनों ही क्या करते हैं, आउटपुट एरर देते हैं। तो इन दोनों को कैसे नलीफाई किया जाए, किस कैसे एरर को ज़ीरो किया जाए। एरर को ज़ीरो करने का तरीका ये है कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस बेस के ऊपर आप यूज़ कीजिए, या उससे बेटर मेथड बताया गया है कि आप नंबर 1 और नंबर 5 पिन, जो मैंने आपको पहले बताया था, नंबर 1 और नंबर 5, ये है नंबर 1 और नंबर 5, आप इन पिंस का यूज़ कीजिए। इन पिंस का यूज़ कैसे करोगे, यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर लगा लो और उस वेरिएबल रजिस्टर को कनेक्ट कर दो। उसके थर्ड टर्मिनल को, इन दोनों के बीच में दो टर्मिनल आ जाएंगे और थर्ड टर्मिनल कहाँ चला जाएगा, सप्लाई के ऊपर, तो वो वहाँ से कंट्रोल हो जाता है। उस वेरिएबल रजिस्टर को वेरी करके आप आउटपुट को जीरो सेट कर सकते हो। उसके बाद CMRR है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इसका 90 dB तक है, तो इसका मतलब मोस्टली ये इसका रिजेक्ट कर देता है 90 dB। 90 dB क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा डीबी के अंदर कैसे स्केल लेते हैं। ठीक है, ये स्केल लोगरिथमिक स्केल है। ठीक है, तो 56 dB CMRR इज 75 dB एट 1 किलोहर्ट्ज़, 56 dB 10 किलोहर्ट्ज़ एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या है कि जो CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ जाओगे, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कम होती चली जाएगी। इट मीन्स जो कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी वो कम होती चली जाएगी। ये कंपनसेट ऐसे करते हैं, जो बार बार बता रहा था ना कि कैसे कंपनसेट करते हैं। आप इनको यहाँ से कनेक्ट किया दोनों को, 1 और 5 नंबर पिन को, और उसके बाद यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के, और यहाँ इसको इस सप्लाई से या इस सप्लाई से किसी से भी लगा देंगे। पीक टू पीक आउटपुट। पीक टू पीक आउटपुट क्या होती है कि मैक्सिमम, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका कि किसी भी एम्पलीफायर के अंदर कोई मैजिक नहीं होता कि उसकी आउटपुट आपको एम्पलीफाई होकर मिल जाएगी। एम्पलीफाई उतना ही होगी, मैक्सिमम आउटपुट आपको उतनी ही मिल सकती है जितना कि उसके अंदर इनपुट सिग्नल नहीं कहूँगा मैं, जितना उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिग्नल होगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी। जितनी ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी उतना ही आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, उससे कम मिल सकती है। उतना नहीं, उससे कम मिल सकती है, क्योंकि लॉसेस भी होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो ओपेम्प होता है वो 12 से लेकर 15 वोल्ट के बीच में काम करता है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज है इसकी। तो यदि मैं 15 वोल्ट भी मान लूँ तो 15 वोल्ट प्लस की और 15 वोल्ट माइनस की, मैंने आपको बताया था इसमें दोनों वोल्टेज यूज़ होती है, प्लस की वोल्टेज भी और माइनस वोल्टेज दोनों यूज़ होती हैं। तो यदि मैं +15 और -15 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ले लेता हूँ, पीक टू पीक वोल्टेज ले लेता हूँ, तो 30 वोल्ट आती है। ठीक है, वो 30 वोल्ट आपकी वोल्टेज आ गई। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि आपको मैक्सिमम जो आप आइडियली आप लेते हो कि मैक्सिमम आपकी आउटपुट वोल्टेज कितनी आ सकती है, आउटपुट सिग्नल कितना आ सकता है, आउटपुट सिग्नल कितना एम्पलीफाई हो सकता है, वो 30 वोल्ट तक ही हो सकता है। 30 वोल्ट से आगे सिग्नल एम्पलीफाई नहीं हो सकता। आगे सिग्नल ज़्यादा एम्पलीफिकेशन हुई तो वो क्लिप हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, कट हो जाएगा वहाँ से। तो और यदि मैं इसके लॉसेज भी कंसिडर कर लूँ और प्रैक्टिकली देखूँ तो वो 27 वोल्ट तक का ही सिग्नल पीक टू पीक मिलता है आपको। ठीक है, पीक टू पीक मैक्सिमम 27 वोल्ट तक का सिग्नल मिलेगा। उसके बाद है शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट जो है इसका, जो ओपेम्प का है, 25 मिली एम्पियर है इसका। शॉर्ट सर्किट मीन्स आपका लोड रेजिस्टेंस बहुत कम हो, बहुत कम हो या जीरो हो, तब उस टाइम इसका कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो 25 मिली एम्पियर के करीब इसका फ्लो करता है करंट। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखोगे तो जो लोअर साइड में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो तो इसके अंदर होती ही नहीं, लोअर साइड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसकी सिर्फ अपर साइड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। जो अपर साइड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 10 हर्ट्ज, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, उसके बाद इसका गेन डाउन आना शुरू हो जाता है। सिर्फ 10 हर्ट्ज है देखो। उसके बाद इसका अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द मिड बैंड द वोल्टेज गेन इज 1 लाख, 1 लाख गेन होता है इसका, 1 लाख 2 लाख इस तरीके से गेन होता है, इतना गेन है इसमें। तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ने बताया कि 10 हर्ट्ज, लेकिन उसके बाद जो गेन डिक्रीज होता है ना, तो वो 1, देखिए
यूनिटी कब होगा, यूनिटी का मतलब क्या है, यूनिटी का मीनिंग क्या समझते हैं, यूनिटी का मतलब ये है कि जो आप इनपुट दे रहे हो वो बिना एम्पलीफिकेशन हुई सेम आपको आउटपुट में मिल गई, उसको मैं कहता हूँ यूनिटी गेन। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं आगे बढ़ूंगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ूंगा, जो जो वोल्टेज गेन है वो डिक्रीज होता है 20 dB पर डेकेड, 20 dB पर डेकेड। पर डेकेड का मतलब क्या है, 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, ठीक है, 10,000 हर्ट्ज से 1 लाख हर्ट्ज, 1 लाख हर्ट्ज से 10 लाख हर्ट्ज, ये डेकेड है। तो पर डेकेड वो 20 dB का ड्रॉप होता है, और वो 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब 10⁻⁶ हर्ट्ज के ऊपर आके वो यूनिटी हो जाता है, ठीक है, इतना इतना सारा गेन होता है उसके अंदर, वो यूनिटी हो जाता है। क्लियर हो गए? तो मैं इसका एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखिए इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ गेन है, ये गेन है, ठीक है, ये आप गेन देख सकते हैं। तो देखिए गेन जो है वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इसकी है ही नहीं, इसका मतलब ये डीसी को भी पूरा एम्पलीफाई कर सकता है जितना करना चाहिए इसको, और उसके बाद ये गेन डिक्रीज होता चला जाएगा, गेन डिक्रीज होता चला जाएगा, और गेन यहाँ जीरो हो जाएगा यहाँ आके, ठीक है। तो गेन इसका डिक्रीज होता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको, इसकी एडवांटेज तो ये है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है इसकी, और हम इसको एज ए डीसी को एम्पलीफाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट एम्पलीफायर है डीसी को एम्पलीफाई करने के लिए। स्लीव रेट, स्लीव रेट समझ लो क्या होता है, ये मैथमेटिकल तो इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन स्लीव रेट आप समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। स्लीव रेट होता है कि एक ऑपेम्प है, उस ऑपेम्प के अंदर कोई हम कोई सिग्नल दे रहे हैं, और वो उसके उसके रिस्पॉन्स में आउटपुट कितनी देर में देता है। इज इट क्लियर? मीन्स सिग्नल बहुत फास्टली वेरी कर रहा है, क्या वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? मीन्स इनपुट से आउटपुट तक सिग्नल आने में कुछ टाइम लगता है, समझ रहे हो? तो उसको प्रोपेगेशन डिले बोलते हैं। वो प्रोपेगेशन डिले उसका कुछ स्पेसिफिक होगा, उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते कि एक ओपेम्प लिया है तो उसका स्पेसिफिक कुछ प्रोपेगेशन डिले है। उस प्रोपेगेशन डिले के कारण क्या होगा, जो आप इनपुट सिग्नल लगाओगे उसको आउटपुट तक आने में कुछ टाइम लगेगा। अब यदि जो सिग्नल है वो इतना स्लोली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब देयर इज सफिशिएंट टाइम टू गेट द आउटपुट, सफिशिएंट टाइम है। लेकिन क्या हुआ कि यदि आपका सिग्नल बहुत फास्टली वेयरिंग है, बहुत फास्ट वेयरिंग सिग्नल है, और इतना फास्ट वेयरिंग सिग्नल है कि जब तक आउटपुट आती है उससे पहले तो उसके इनपुट चेंज हो चुकी है, ठीक है, इनपुट अपोजिट पोलैरिटी में भी आ चुकी है, या नेक्स्ट सिग्नल आ चुका है। यदि इतनी फास्ट वेयरिंग है, तो इतना फास्ट वेयरिंग यदि सिग्नल है तो क्या होगा कि आपका आउटपुट में सिग्नल रिस्पॉन्ड नहीं, आउटपुट में रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इन फास्टली वेयरिंग सिग्नल के लिए वो जो ओपेम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। मैं थोड़ा आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ मैंने 3 टाइप के सिग्नल दिखाए हैं आपको। देखिए ये जो सिग्नल है ये इस टाइप का सिग्नल है, मीन्स स्लोली वेयरिंग सिग्नल है। ये जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी के अंदर ये बहुत सेम टाइम पीरियड के अंदर, सेम टाइम, ये सेम टाइम पीरियड में इसकी पीक यहाँ आ रही है, सेम टाइम पीरियड में इसकी पीक यहाँ आ रही है, सेम टाइम में, टाइम पीरियड नहीं बोलना चाहिए, टाइम बोलना चाहिए, सेम टाइम में इसकी पीक यहाँ आ रही है, ठीक है। ये पीक जा रही है फॉर एग्जांपल 15 वोल्ट तक, और ये पीक जा रही है, यहाँ पीक जा रही है 5 वोल्ट तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है, फॉर द स्पेसिफिक गिवन टाइम, इस स्पेसिफिक गिवन टाइम के अंदर यहाँ वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यहाँ वेरिएशन इतने स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कम वेरिएशन हो रहा है। अब ये मैंने बनाने की कोशिश की है कि ये इसका पीक और इसका पीक सेम है, लेकिन यहाँ जो टाइम पीरियड है, यहाँ जो टाइम पीरियड है वो कम है पीक तक पहुँचने के लिए। देखिए इसकी पीक 5 वोल्ट है और इसकी पीक भी 5 वोल्ट है, लेकिन मैंने इसका टाइम पीरियड कम कर दिया, इसका टाइम पीरियड मैंने कम कर दिया, इसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक है, इसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक था, तो मैंने इसका टाइम पीरियड कम कर दिया। अब टाइम पीरियड कम किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीक पहुँचने तक जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस,
ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सिग्नल है वो फास्टली वेरिंग है, ये जो सिग्नल है वो फास्टली वेरिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये सिग्नल वेरी कर रहा होगा तो उसके रिस्पॉन्स में वहाँ भी वेरिएशन आना चाहिए, आउटपुट में भी वेरिएशन आना चाहिए। यदि आउटपुट में वेरिएशन नहीं आ रहा उसके रिस्पेक्ट में, तो मैं ये कहूँगा कि वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ओपैम्प आपका ओपैम्प उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उस फास्टली वेरिंग सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि कोई भी, यदि मैं आइडियल ओपैम्प की बात करूँ तब तो बात अलग है कि उसमें कोई डिले ही नहीं होता। लेकिन जब मैं उस ओपैम्प की बात करूँ, एक प्रैक्टिकल ओपैम्प की बात करूँ, तो उसके अंदर अपना प्रोपेगेशन डिले होता है। और प्रोपेगेशन डिले के कारण क्या होता है कि वो प्रोपेगेशन डिले किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर देखो तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, यदि मैं एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज कर देता हूँ, टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ, तो वो उसके अंदर वेरिएशन वेरी करता है, सॉरी उसके अंदर जो टाइम है, प्रोपेगेशन डिले है, वो वेरी करता है। तो जो प्रोपेगेशन डिले वेरी करता है, तो मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ प्रोपेगेशन डिले किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कांस्टेंट प्रोपेगेशन डिले है, तो इसका मतलब वहाँ हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक, एक थ्रेशोल्ड नहीं, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई कर सकते हो। उससे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई करेंगे तो वो आउटपुट में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा वो। ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको। मैथमेटिकल प्राइए, अब एस आर स्लीव रेट क्या है, वो डेल्टा वी आउट डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा टी में किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड के अंदर चेंज जब हुआ तो उसके अंदर वोल्टेज के अंदर, आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंज हुआ, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहाँ इसको देख लें तो एस एस क्या है, इनिशियल स्लोप ऑफ साइन वेव है। साइन वेव का स्लोप क्या है, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी है साइन वेव की। मैंने कहा था दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा और साइन वेव के स्लोप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मैंने आपको अभी 2 एग्जांपल दिए थे, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेकिन क्या है, एक में सिग्नल 15 वोल्ट तक जा रहा था और एक में सिग्नल 5 वोल्ट तक जा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल स्लोप भी डिपेंड करता है, इनिशियल स्लोप क्या है और फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करेगी, दोनों चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो यहाँ हम एस आर इजिकल टू एस एस इजिकल टू पाई एफ वी पी ये ले लें, तो हम एफ मैक्सिमम निकाल दिया हमने कि मैक्सिमम सिग्नल हम कितना लगा सकते हैं, एस आर डिवाइड बाई 2 पाई वी पी। हम ये इतना मैक्सिमम सिग्नल, हमें स्लीव रेट यदि पता है तो इसका मतलब क्या है, किसी भी ओपैम्प का यदि डाटा शीट उठा के देखोगे वहाँ पे आपको एस आर मिलेगा, स्लीव रेट मिलेगा, क्योंकि उसके टेम्परेचर के अंदर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिया होगा वो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर इतना, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। उससे आप अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हो कितना फ्रीक्वेंसी सिग्नल आप इसके अंदर मैक्सिमम लगा सकते हो। उससे हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यदि आप लगाओगे तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आउटपुट में उसका नहीं आएगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। इसकी ओपैम्प की एडवांटेज क्या है कि इसमें जो ऑसिलेशन जो हैं वो डिजायर्ड सिग्नल के अंदर जो ऑसिलेशंस हैं, सॉरी मैं किसकी स्लीव रेट की एडवांटेज बता रहा हूँ, तो वो एडवांटेज क्या है, स्लीव रेट की एडवांटेज भी है। दोनों मतलब ये कहते हैं ना, दो धारी तलवार है, कि मतलब ये आपको एडवांटेज भी है, लिमिटेशन भी है। तो इससे एडवांटेज क्या होने वाला है कि जो हमारे आसपास बहुत अनडिजायर्ड जो नॉइसेस रहते हैं, उसमें हाई फ्रिक्वेंसी नॉइसेस भी होते हैं, उनको ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उनके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ये। और लिमिटेशन क्या है कि इसके कारण आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, वो उससे आगे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि अब आपके वर्किंग फ्रीक्वेंसी एक फिक्स हो गई कि इससे ऊपर सिग्नल होगा तो आप काम नहीं करोगे। आइडियल केस के अंदर आप ये देखो कि ओपैम्प का वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होता है, ओपैम्प का इनपुट इम्पिडेंस इनफाइनाइट होता है और ओपैम्प का जो आउटपुट इम्पिडेंस वो जीरो होता है, ये आइडियली। और यदि मैं आइडियली बात ना करूं, प्रैक्टिकली बात करूं, तो इसका जो गेन है वो इनफाइनाइट होता है, सॉरी इसका जो गेन है वो 1 लाख और 2 लाख, दो आईसी दी है, डिफरेंट आईसी दी है, ये LM741 अपने यहाँ जनरली ये चलाते हैं हम, और LF157A इसका 2 लाख गेन होता है। तो 1 लाख और 2 लाख गेन बहुत हाई गेन है, वेरी हाई गेन। इस हाई गेन को हम टैकल कैसे करते हैं, अब आगे हम ये बात करेंगे। देखिए अब आगे जो हम सर्किट पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर, इसके अंदर मॉडिफिकेशन, अब डायरेक्ट हम जो ओपैम्प का जो हमने आपने डायग्राम देखा था कि एक इनपुट टर्मिनल एक आउटपुट टर्मिनल, दो इनपुट टर्मिनल एक आउटपुट टर्मिनल, उस तरीके से हम डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करते।
अब देखिए कि ये जो गेन है वो ओपन लूप गेन लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से देखिए, ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन कभी भी स्टेबल नहीं होता, ओपन लूप गेन के ऊपर एनवायरमेंटल कंडीशंस का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ओपन लूप गेन के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ओपन लूप गेन के ऊपर और जो इफेक्ट्स जो होंगे उसके ऊपर पड़ता है। यदि आप आंख बंद करके साइकिल चला रहे होगे तो कैसे चला पाओगे, आप देखिए वो ओपन लूप है। यदि आइज क्लोज करके आप चला रहे हो तो वो ओपन लूप है। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना लेकिन ये चीज़ ठीक है कि आंख बंद कर दी तो वो ओपन लूप है, इसका मतलब कोई फीडबैक नहीं मिल रही, फीडबैक सिस्टम बंद कर दिया तो आप कैसे साइकिल चला पाओगे, देखिए। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि यदि आप ओपन लूप गेन यूज़ कर रहे हो जब सिस्टम स्टेबल ही नहीं है। मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बताई थी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर कि रिलायबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, कि सिस्टम कितना रिलायबल है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और यदि सिस्टम रिलायबल ही नहीं है तो आप काम कहाँ से आप काम कर पाओगे, कैसे आप काम कर पाओगे, सिस्टम रिलायबल ही नहीं है तो सिस्टम का रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप गेन कम ले लो। तो यहाँ भी हमने वही काम किया, नेगेटिव फीडबैक लगा के हमने सिस्टम के गेन को कम कर लिया लेकिन सिस्टम को रिलायबल बना लिया। ठीक है, सिस्टम के गेन को डिक्रीज कर दिया लेकिन सिस्टम को रिलायबल बना लिया। अब आप अपने डिजायर्ड जो गेन है वो फिक्स कर सकते हो। यदि आप ओपन लूप में यूज़ करोगे तो 1 लाख तो मैंने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है, 1 लाख से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, 1 लाख से कम भी हो सकता है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द पर्टिकुलर फैब्रिकेशन ऑफ दैट चिप। एक चिप से दूसरे चिप का भी वेरी कर सकता है गेन, एक चिप का अलग गेन होगा, दूसरे चिप का डिफरेंट गेन होगा, सेम नंबर की होते हुए भी। 741 की भी उठा लूँ तो एक का हो सकता है 1 लाख और दूसरे का 1 लाख 1,000 हो, ऐसा भी हो सकता है। वो 99,900 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो डिफरेंट ये वेरिएशन हो सकता है इसके अंदर। तो जब हम इतने गेन का क्या करेंगे जब उसके अंदर कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है, तो हम उसके लिए बाद में फिर क्या करते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है कि जब मैं इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट सिग्नल लगाता हूं और नॉन इन्वर्टिंग को मैं ग्राउंड रखता हूं तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जब मैं नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट सिग्नल लगाता हूं और इन्वर्टिंग को मैं ग्राउंड रखता हूं तो उसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग स्टडी करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल शॉर्ट, ये दो कंसेप्ट हैं यहाँ। वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, वर्चुअल कंसेप्ट, और वर्चुअल शॉर्ट क्या होता है, वर्चुअल शॉर्ट SHORT, शॉर्ट सर्किट जिससे होते हैं उसी से मैं बना रहा हूँ वर्चुअल शॉर्ट। ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल शॉर्ट का मीनिंग समझ लो पहले। आइडियली ये देखा गया है, अब इसने यहाँ कुछ एजम्पशंस हैं। आइडियली ये देखा गया है कि एक ऑप एम्प का गेन इनफाइनाइट होता है। यदि इनफाइनाइट ना हो तो 1 लाख तो प्रैक्टिकली है ही। यदि 1 लाख गेन है तो मैं ये मानता हूँ गेन बहुत हाई है। गेन बहुत हाई है तो मैं ये मानता हूँ कि इसका जो इनपुट, यदि इनफाइनाइट गेन मैं कंसिडर करता हूँ, इसका मतलब आप 0 इनपुट दोगे तो भी आपको आउटपुट मिलेगी, इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये है यदि गेन बहुत हाई है, गेन बहुत ज़्यादा हाई है, इट मीन्स यदि आपकी इनपुट क्लोज टू ज़ीरो भी होगी तो आपको आउटपुट मिलेगी। क्लियर हो गया ये? यदि आपकी इनपुट क्लोज टू ज़ीरो भी हुई, जीरो नहीं करा मैं, क्लोज टू अप्रोचिंग टू जीरो हुआ तो भी आपको आउटपुट मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा कि इनपुट सिग्नल यदि बहुत 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 छोटा भी है तब भी आपको आउटपुट एम्पलीफाई होकर मिलेगी। यदि 1 लाख गेन भी मैं कंसिडर करता हूँ तो ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये मैंने ग्राउंड पे ले गया, मैं इसको ग्राउंड किया हुआ है। ये सर्किट पूरा ध्यान से देखिए, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मैंने ग्राउंड कर रखा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब मैं आपको वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट बता रहा हूँ जो अगले पेज के ऊपर दिया, लेकिन मैं यहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ इसको ग्राउंड किया हुआ है और मैं ये मान रहा हूँ कि ये दोनों जो है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लगभग जीरो है। लगभग जीरो है का मतलब क्या है कि यदि ये जीरो है, ये तो आपको पता है ये जीरो है, इसका मतलब यदि इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो वो कब हो सकता है, जब ये भी जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ इफ दिस इज जीरो देन आई कंसिडर दैट दिस टर्मिनल V1 इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ये दोनों हम जीरो पे कंसिडर करते हैं। इसको बोलते हैं, ये तो रियल में ग्राउंड है ये वाला तो, और इसको इस टर्मिनल की बात कर रहे हैं, ये इस टर्मिनल की बात। ठीक है, इस टर्मिनल को मैं क्या करता हूँ, इसको वर्चुअली मैं इसको मान लेता हूँ कि ये जीरो के ऊपर है। ठीक है, वर्चुअली ये मान लेता हूँ जीरो के ऊपर है। क्यों मान लिया जीरो के ऊपर, वो मैंने आपको बता दिया क्यों मान लिया जीरो के ऊपर। क्योंकि हम इनको ये मानते हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तभी हो सकता है यदि ये जीरो पे, इसका तो हमें पता है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये भी जीरो पे है।
ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जीरो क्यों मानते हैं? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर नेट पोटेंशियल दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल टू गिव द रिक्वायर्ड आउटपुट। आउटपुट देने के लिए यहाँ इनपुट सिग्नल को बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा कब हो सकता है? बहुत छोटा तब हो सकता है जब इनका पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोचिंग टू जीरो होगा, और अप्रोचिंग टू जीरो होगा इसका मतलब ये जीरो है तो ये भी जीरो को अप्रोच करेगा। इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। अब ये वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है तभी आपको आगे समझ आएगा, अदरवाइज आगे नहीं समझ पाओगे आप। ठीक है, इसके अंदर देखिए ओपन लूप इनपुट इम्पेडेंस इनफाइनाइट होता है, वो पता है आपको। यदि आइडियली देखें तो करंट फ्लोइंग इन द ओप एम्प इज जीरो। इसका मतलब जो इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो जीरो करंट जा रहा है। यदि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इसका मतलब यहाँ करंट फ्लो ही नहीं करेगा। यदि इसके अंदर करंट हम ये मानते हैं इसमें नहीं फ्लो कर रहा है, तो हम क्या मानते हैं कि करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। फिर यहाँ जो I1 करंट जा रहा है और यहाँ से जो I2 करंट है, तो हम ये मानते हैं कि ये करंट फ्लो कर रहा है, सारा करंट इधर फ्लो करेगा। तो I1 इज इक्वल टू I2, ये दोनों करंट इक्वल है क्योंकि यहाँ तो कोई करंट जा ही नहीं रहा। ठीक है, यदि तो क्या हुआ कि I1 और I2 दोनों इक्वल हैं, तो क्या हुआ कि I1 क्या है? I1 क्या है? देखिए I1 क्या है कि V जितना इनपुट वोल्टेज लगाई थी VI माइनस V1, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। यदि आपको KVL वगैरह आता है तो आप बड़ा इजीली समझ लोगे इसको। यहाँ से ग्राउंडेड है, ये एक पोटेंशियल, ये भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो V1 है, VI माइनस V1, ये तो बाद में मैं जीरो रखूंगा क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड है। तो VI माइनस V1 डिवाइड बाई R1, तो मुझे यहाँ इसमें करंट मिल जाएगा। कितना है करंट मिल जाएगा? अब V1 मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ, V1 अप्रोचिंग टू जीरो, वो जीरो है, इसको मैं जीरो रख देता हूँ। तो क्या आ जाएगा? VI डिवाइड बाई R1। अब V आउटपुट आप निकालोगे तो V आउटपुट क्या होता है? अब आप यहाँ लगाइए, V आउटपुट क्या है? V1, यहाँ इसमें KVL लगाइए आप, V1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू जीरो, सॉरी माइनस क्या है? V आउटपुट इज इक्वल टू V1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू क्या होगा? V1 की वैल्यू जीरो रख दो, V1 की वैल्यू जीरो रख दो, और यहाँ I2 जो R2 आया है ना, तो यहाँ आप I1 इज इक्वल टू I2, आपको पता है ना I1 इज इक्वल टू I2, हम कह चुके हैं I1 इज इक्वल टू I2। तो यहाँ I1 की वैल्यू रख दो आप, I1 की वैल्यू आपने I2 की जगह पे रख दी, बिकॉज I1 एंड I2 आर इक्वल, वी हैव ऑलरेडी सेट दिस, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। तो यहाँ ये आ जाएगा, बड़ा इजी है, बहुत ही ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो V1 जो है अप्रोचिंग टू जीरो वर्चुअल ग्राउंड के कारण, तो V आउटपुट क्या है? V आउटपुट ही आ जाएगा। V आउटपुट आपको पता लग गया, तो V आउटपुट डिवाइड बाई V इनपुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा, और इसका गेन क्या होता है? माइनस R2 डिवाइड बाई R1। कितना इजी फार्मूला आ गया देखिए, माइनस R2 डिवाइड बाई R1। माइनस तो इसलिए लग गया क्योंकि आप इन्वर्टिंग के ऊपर लगा रहे हो, जो आउटपुट आएगी ना वो साइन चेंज के साथ आएगी, सिर्फ इसलिए हमने ये यूज़ किया है, सिर्फ इस चीज़ के लिए। ठीक है, और R1 और R2 की वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपके गेन कितना मिला है। देखिए सबसे अच्छी ऑप्शन होती है आपके पास ओप एम्प यूज़ करना, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आप इन दो रेजिस्टेंस के बेस पर, बाकी आप वो एम्पलीफायर डिजाइन करोगे तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको ये दो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। इन रेजिस्टेंस को सेट करके आप एम्पलीफिकेशन सेट कर सकते हो कि आपका सिग्नल कितना एम्पलीफाई होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको 1000 रख दिया आपने, या 10,000 रख दिया, और इसको आपने 100 रख दिया। ठीक है, इसको 10,000, इसको 100, तो आपको गेन कितना मिलेगा? 100 का गेन मिलेगा। ठीक है, क्लियर ना? बहुत इजी है ये, तो ये काफ़ी इजी कंसेप्ट हैं इसके। और इनपुट इम्पीडेंस ये आप निकालोगे। मेन क्या चीज़ थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको जब आप IoT सर्किट्स के ऊपर काम करोगे तो आप V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस R2 डिवाइड बाई R1, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये स्पेसिफिकली मैंने इसलिए बताया आपको कि इसको आप बड़ा इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। और सिर्फ ऑप एम्प की एक लिमिटेशन है कि इसका जो करंट है वो बहुत लिमिटेड है, इसमें करंट बहुत कम फ्लो करता है। मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने शॉर्ट सर्किट करंट की बात की थी आपको। शॉर्ट सर्किट करंट कितना है? तो मैंने ये आपको बताया कि दिस इज़ वेरी लो, 25 मिली एम्पियर, मतलब मैक्सिमम करंट इसमें इतना फ्लो कर सकता है। इट मीन्स क्या हुआ
कि इसके एक लिमिटेशन है कि आप इसको हाई करंट आउटपुट करंट रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते, आप लो करंट रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। जहां आपकी करंट रिक्वायरमेंट लो है वहां आप इसको यूज़ कर सकते हो इजीली। तो वहां यदि आपको एम्पलीफायर यूज़ करना हो तो बड़ा ईजी है डिजाइन करना। आपको ओप एम्प चिप मार्केट से मिल जाएगी, उसके अंदर आपको क्या है कि टर्मिनल 1 और जो टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल है उनके बीच में आपको R2 लगाना है, फिर R1 लगाना है, तो वहाँ से आप बड़ा इजीली डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यदि मैं उसी तरीके से सर्किट बनाऊँ, इस तरीके से सर्किट बनाऊँ, इसको बिना पलटे 1 नंबर पिन ऊपर रहने देता हूँ, 2 नंबर नीचे रहने देता हूँ, सेम बना रहा हूँ मैं अभी। तो एक बार देखिए, अब इसको देखिए बड़ा ध्यान से, 1 नंबर पिन मैंने ऊपर रहने दी, 2 नंबर नीचे रहने दी। तो क्या है, अब आपको 1 नंबर पिन को ग्राउंड करना है, 1 नंबर पिन को आपने ग्राउंड करना है अब, ठीक है। और जो 2 नंबर पिन है उसके ऊपर आप पोटेंशियल दोगे, लेकिन जो फीडबैक रेजिस्टेंस लगेगा ना, ये इसको नेगेटिव फीडबैक बोल रहे हैं, जो फीडबैक रेजिस्टेंस लगेगा ना वो यहाँ लगेगा, वो फीडबैक रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा, तभी तो नेगेटिव फीडबैक होगी। जब इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर सिग्नल जाएगा तभी तो नेगेटिव फीडबैक होगी। यदि मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर फीडबैक दे दिया तो वो पॉजिटिव फीडबैक है, यदि मैंने नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर फीडबैक दिया तो वो नेगेटिव फीडबैक है। ये नेगेटिव टर्मिनल मतलब, सॉरी मैं नेगेटिव और पॉजिटिव गलत बोल रहा हूँ, लॉजिकली गलत बोल रहा हूँ। यदि मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर फीडबैक दी तो वो है नेगेटिव फीडबैक। यदि मैंने नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर फीडबैक दी तो वो है पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। और ये सर्किट डायग्राम को मैं पलट के बना रहा हूँ, ये जो इन्वर्टिंग पिन है वो नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ, नॉन इन्वर्टिंग ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। ये डायग्राम, ये और ये डायग्राम बिल्कुल सेम है, कंफ्यूज मत होना। ये पहले मैंने ये डायग्राम बना रखा था, फिर मुझे डाउट हुआ कि कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, फिर ये डायग्राम और बनाया। अब ये दोनों शेप में आपके सामने है, ठीक है। मैं अब इनपुट कहाँ दे रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ किसके ऊपर, नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर, नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट दी, ठीक है। और यहाँ ये मैंने क्या किया, इसको मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ अब मैं V2 पोटेंशियल इसको कंसिडर कर लिया मैंने, V2 पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ मैं नया कंसेप्ट यूज करूँगा वर्चुअल शॉर्ट का कंसेप्ट यूज करूँगा। और वर्चुअल शॉर्ट है क्या, देखिए ये 0.1 है, ये 0.2 है। मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि यदि इसका गेन इनफाइनाइट है, तो द नेट इनपुट, जो नेट इनपुट है दैट विल अप्रोच टू जीरो, वो जीरो के करीब होगी कहीं। तो इसका मतलब क्या है, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लगभग जीरो होना चाहिए, दैट विल अप्रोच टू जीरो। और हमें इसका पोटेंशियल पता है, इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता कितना है, वो तो आप कैलकुलेशन करके आएगा, लेकिन इसका पोटेंशियल हमें पता है इस टर्मिनल का। तो और यदि मैं इनका मानता हूँ कि V1 और V2 का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, अप्रोचिंग टू जीरो, दैट इज वेरी नियर टू जीरो, तो इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि यदि V1 इस पोटेंशियल के ऊपर है तो इसका मतलब V2 भी लगभग इसी पोटेंशियल के ऊपर है। ये है वर्चुअल शॉर्ट का कंसेप्ट, ठीक है। इस टर्मिनल का मुझे पता है कि ये V इन पोटेंशियल है यहाँ पर, यदि इस टर्मिनल के ऊपर V इन पोटेंशियल है तो इसके ऊपर भी जो पोटेंशियल होगा वो लगभग V इन ही होगा, दैट विल अप्रोच टू V इन, वो V इन के इक्वल ही होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि वी आई इज इक्वल टू वी इन, वी आई जो है, वी आई को हमने वी इन लिख दिया यहाँ पे, यहाँ हम वी आई लिख रहे थे, यहाँ पे हमने उसको वी इन लिख दिया, ठीक है, डायग्राम के अंदर। तो वी आई और वी इन एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वी आई वी इन। तो क्या है कि वी वन और वी टू इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, वी वन जो है वो किसके इक्वल है, V1 यदि वी आई के इक्वल है, ठीक है, V1 यदि वी आई के इक्वल है तो V2 भी वी आई के इक्वल हो गया, V2 भी वी आई के इक्वल हो गया। तो जो करंट है, करंट I1 इज गिवन बाय, करंट जो I1 करंट फ्लो करेगा वो किसके इक्वल होगा, आप ये मानिए कि जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितना पोटेंशियल यहाँ है वो उतना ही पोटेंशियल यहाँ है, सेम पोटेंशियल यहाँ है। तो वो क्या होगा, वो होगा -V1 बाय R1। इस KVL को ले लो आप, इस सर्किट को ले लो आप, यहाँ पोटेंशियल कितना है, VI है या V1 है या V2 है, बात एक ही है, सारे इक्वल है, VI, V in, V1, V2 ऑल आर इक्वल, सभी इक्वल हैं। तो यदि ये सभी इक्वल हैं तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल V1 है, या मैं कह सकता हूँ VI है, तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, -V1 बाय R1 या -VI बाय R1।
अब ये देखिए माइनस वर्ड क्यों आया, माइनस क्यों आया, इसमें बड़ा समझने वाली बात है, माइनस वर्ड क्यों लगाया हमने यहाँ। तो वो ये देखिए ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है। यदि मैं एज पर रूल बात करूँगा तो यहाँ से जो करंट फ्लो करना चाहिए, यहाँ से जो करंट फ्लो करना चाहिए वो ऐसे करना चाहिए करंट फ्लो, है ना। यहाँ से जो करंट फ्लो करना चाहिए, करंट की डायरेक्शन ये होगी। यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन यदि वो है तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन यदि ये है तो, और I1 की करंट मैं ऊपर की तरफ मान रहा हूँ, और यदि मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ तो I1 करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो इसका मतलब I1 करंट की डायरेक्शन जो रियल में होनी चाहिए इसको हाई पोटेंशियल पे मानते हुए उससे अपोजिट हम ले रहे हैं, तो उसके माइनस का साइन लगा दिया, सिर्फ माइनस का साइन इसलिए आया है। और V आउटपुट क्या है, V आउटपुट वही है जो पहले हमने लिया था, V1 माइनस I2R2। अब मैं इस सर्किट को ले रहा हूँ, इस लूप को ले रहा हूँ, सर्किट नहीं, इस लूप को ले रहा हूँ, इस लूप को देखो ये लूप है। तो मैं क्या लेता हूँ V1, अब आप V1 तो आपको दिखेगा नहीं कहीं, लेकिन ये V2 और V1 इक्वल है तो इसलिए इसको V1 बोला है। V1 एक्चुअल में हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन V1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इक्वल है। तो V1 माइनस I2R2 जितना यहाँ ड्रॉप होगा इज इक्वल टू, यहाँ से आपको V1 माइनस V0 इज इक्वल टू I2R2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो I2 यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लो, गेन आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस R2/R1। ये भी कैलकुलेट करना इजी है, बस इसके अंदर क्या है 1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 आ गया, ये डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है उससे कि जितना गेन उसका है उसका 1 प्लस इसके अंदर है, उसका गेन यदि 100 है तो इसका 101 है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी है, इसमें साइन सेम रहेगा, जो आप इनपुट सिग्नल दोगे सेम आउटपुट सिग्नल भी सेम आएगा, इनपुट और आउटपुट सेम फेज में होंगे, ठीक है। वर्चुअल शॉर्ट का कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब आगे हैं लीनियर एप्लीकेशंस, ये मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि लीनियर जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं। लीनियर भी होते हैं, नॉन लीनियर भी होते हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, सभी नहीं बताऊंगा, कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपका सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ आप कई सेंसर से सिग्नल आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सम कर सकते हो। यदि सम कर सकते हो तो, यदि रिक्वायरमेंट है उनको सम करने की, तो समिंग सर्किट है, ये एडर सर्किट है। एडर सर्किट के अंदर क्या है होगा कि जो इसकी आउटपुट आएगी वो इन्वर्टेड आएगी, लेकिन R2 डैश ये है, R2 डैश डिवाइड बाई R1, मतलब ये सारे रेजिस्टेंस यदि इक्वल हैं तो मल्टीप्लाइड बाय ये इन सब का समेशन। यदि मैं इसको इक्वल, इसको 1 कर दूं, फॉर एग्जांपल यदि मैं इसको 1 कर देता हूं, कैसे 1 करूंगा, इनको इक्वल रख दो, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ दिस। और माइनस का प्लस साइन बनाना तो बहुत ईजी है, वो आप एक बार एक इन्वर्टिंग स्टेज और यूज़ कर लो, माइनस का प्लस बन जाएगा, ठीक है। वो बहुत ईजी है, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने सबका समेशन कर दिया, ये होगा समिंग सर्किट, ठीक है। ये समिंग सर्किट है, ध्यान से देख लीजिए, और ये इसकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। उसके बाद है आपका सबट्रैक्टर सर्किट। सबट्रैक्टर सर्किट के अंदर क्या करोगे, इसका मैं एक सबट्रैक्टर सर्किट और डायग्राम दिखाऊंगा, इससे इजी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले तो क्या किया कि इसके अंदर आपने यहाँ एक सिग्नल दिया, यहाँ सिग्नल जो दिया वो इन्वर्ट हो गया, आपको आउटपुट में मिल गया। जो इन्वर्ट हो गया आपको आउटपुट में मिला, अब उसका मतलब साइन अलग है, उसको आप इसके साथ समिंग सर्किट में डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको कहता हूँ 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो मैं आपको ये भी तो कह सकता हूँ कि 7 में -5 ऐड कर दो, बात एक ही है। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना, या मैं ये कह सकता हूँ कि 7 में -5 ऐड कर दो, बात एक ही है। तो हमने वही काम किया कि जो वोल्टेज यहाँ दी हुई थी पहले उसके आगे माइनस साइन लगा लिया, और उसके बाद उसको इसमें ऐड कर दिया, यहाँ जो आउटपुट आएगी वो आपकी सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। सबट्रैक्टर सर्किट का एक और डायग्राम जो सिंगल ऑप एम्प से हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा समझने वाली है कि इसके अंदर जो इनपुट जाएगी वो ये जाएगी, जो यहाँ ड्रॉप हो रहा होगा वो इनपुट जाएगी। समझने वाली बात ये है कि यहाँ इसकी जो इनपुट होगी वो जाएगी, वो यहाँ ड्रॉप होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमने इनपुट लगा दी, V2 लगाई, वो सारी की सारी इनपुट नहीं जाएगी, उसका वो पार्ट जाएगा जो यहाँ ड्रॉप हो रहा है। यहाँ कितना ड्रॉप हो रहा है, R2 डिवाइड बाई R3 प्लस R4। इसको आप यदि सुपरपोजिशन थ्योरम से सोल्व करोगे तो सोल्व इजीली कर सकते हो। एक बार इसको ग्राउंड कर दो और एक बार इसको ग्राउंड कर दो, आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है।
यहाँ इसका बहुत रेलिवेंसी नहीं है, अदरवाइज मैं आपको सॉल्व करके दिखाता। अभी ऑलरेडी मैं इसके ऊपर ऑप एम्प के ऊपर काफ़ी टाइम लगा चुका, एम्पलीफायर्स के ऊपर काफ़ी टाइम लगा चुका हूँ। ठीक है, साइन चेंजर बड़ा बहुत इजी है। साइन चेंजर के अंदर आप क्या करोगे कि साइन ही चेंज करना है आपको, सिर्फ बाकी सब चीज़ सेम रखनी है। तो आप क्या करोगे, जो वही फार्मूला याद करो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, -R2 डिवाइड बाई R1। तो आप R2 को और R1 को इक्वल रख दोगे, तो R2 डिवाइड बाई R1 तो 1 हो गया, और बाकी आपको क्या मिल गया, सिर्फ माइनस का साइन रह गया। स्केल चेंजर, स्केल चेंजर का मतलब इसको कोई आप एक इंटीजर ले लो, स्केल चेंजर तो एक स्केल चेंजर ही है ये यदि कोई इंटीजर है तो स्केल में चेंज कर देगा ना। स्केल चेंजर का मतलब क्या है कि आपने पहले कुछ पर्टिकुलर वोल्ट का सिग्नल दिया था, आप उसको 5 टाइम्स करना चाह रहे हो, 6 टाइम्स करना चाह रहे हो, 7 टाइम्स, तो इसका मतलब R2 बाई R1 जो है आपका एक स्केल है, इसको आप के से शो कर लो। तो ये चीज़ तो वही है। उसके बाद फेज शिफ्टर है। फेज शिफ्टर के अंदर आप क्या करते हैं कि यदि आप यहाँ पर इम्पिडेंसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब आप प्योरली रेजिस्टेंस यूज ना करके इम्पिडेंस यूज करते हैं, तो आपका फेज शिफ्ट हो जाएगा आउटपुट के अंदर। आपको पता है कि कैपेसिटर भी 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, और जो इंडक्टर है वो भी 90 डिग्री का शिफ्ट देता है, लेकिन एक में लीड करता है और एक में लैग करता है। फेज शिफ्टिंग ऐसे होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फेज शिफ्टिंग मिल सकती है। उसके बाद है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। वोल्टेज को यदि करंट में कन्वर्ट करना है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, एक इंडक्टर लगा लो, तो वोल्टेज टू करंट इंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इंडक्टर लगा लोगे तो इंडक्टर क्या करता है, आपको यदि ध्यान हो तो कैपेसिटर जो है वो पोटेंशियल को स्टोर करता है, वोल्टेज को स्टोर करता है, और जो इंडक्टर जो होता है वो करंट को स्टोर करता है। वो करंट को एकदम से रिड्यूस नहीं होने देता, वो करंट रिड्यूस हो रहा होता है तो उसको करंट को स्टेबल बनाए रखता है। ठीक है, यदि मैं एक कैपेसिटर की बात करूंगा तो उसके अंदर आपने एक बार चार्ज कर दिया तो वो एज ए वोल्टेज सोर्स काम करेगा कुछ देर तक, जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए। ठीक है, करंट टू वोल्टेज सोर्स, यदि आपने यहाँ पर करंट सोर्स लगा रखा है और आप चाहते हो उसको वोल्टेज में सोर्स में कन्वर्ट करना, तो इसको वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एज ए वोल्टेज सोर्स काम करता है। ठीक है, ये चार्जिंग आप प्रैक्टिकली बात करो, क्योंकि ये चार्ज हो जाएगा, तो इसलिए क्या है कि ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर सकता है।